नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए आज से हम जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली बेसिस पर हम 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों कवर करेंगे। जो प्रश्न आपके जीके और जीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं मिलेंगे। करंट अफेयर्स को हम अलग से कंप्लीट करवा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ जीके और जीएस के जो प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो डेली बेसिस पर आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इत्मीनान से इस प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें उत्तर जरूर दीजिएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस स्थल है लोथल, इसकी खुदाई की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.आर. राव। एस.आर. राव के द्वारा जो है लोथल की खोज की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.आर. राव। अब दो चीज़ें इससे और पूछी जाती हैं कि यह जो लोथल है किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में आपको मिलेगा लोथल। गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है ना, कच्छ वाले एरिया में आपको मिलेगा यह लोथल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं यह किस नदी के तट पर अवस्थित था लोथल? तो यह भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। यह एक फेमस सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नदी भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तथा इसकी खास बात क्या थी इस स्थल की? तो जो लोथल है यहाँ से डॉक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। लोथल से किसके प्रमाण मिले हैं? तो गोदीवाड़ा के। गोदीवाड़ा मतलब यहाँ पे डॉक यार्ड के प्रमाण मिले हैं। डॉक यार्ड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो जहाज है वे आकर खड़ा होती थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले लोथल की खुदाई की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। किस नदी के तट पर यह अवस्थित था? तो यह भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। वहीं यहाँ से किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं, किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो गोदीवाड़ा के यानी कि डॉक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। तो ये काफ़ी फेमस स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुतका गेंडोर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सभी जो हैं आपके यजुर्वेद के मूल पाठ हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद के ही ये पाठ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। आपको पता होगा कि हमारे कितने वेद हैं? तो वेदों की संख्या हमारे 4 है। ऋग्वेद इनमें से सबसे पुराना है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद हमारा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 4 हमारे वेद हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही है कि महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण से मतलब क्या है कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इनके महापरिनिर्वाण के लिए किस प्रतीक का हम प्रयोग करते हैं? स्तूप का। आप याद रखिएगा। और स्तूप का जो प्रतीक है बुद्ध के लिए जो है इनके महापरिनिर्वाण के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इनका जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था?
तो इनका जो जन्म है आपको याद रखना है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पे 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा जो शिलालेख है वह 13वां शिलालेख है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, अशोक का जो 13वां शिलालेख है यह सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि जो भूदान आंदोलन है इसका प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विनोबा भावे को जो है भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो भूदान आंदोलन था 1951 में स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1857 के प्रथम विद्रोह स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1857 का जो प्रथम हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भाग लेने वाली जो प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका क्या नाम था? बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में जो है इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति थी उसका जो नेतृत्व है लखनऊ में किसके अंडर किया गया था, किसके अंतर्गत, और किन्होंने किया था लखनऊ में? तो बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बनते हैं? तो 1924 में बनते हैं। कांग्रेस का जो अधिवेशन था यह बेलगाम नामक स्थान पर हुआ था। तो यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो 1924 का कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार जो है राष्ट्रगान को हमारे गाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रगान हमारा जो जनगण मन है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसको जो है लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? आपको उनकी पहचान करनी है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में जो है क्रांतिकारी नहीं थे, नेता नहीं थे। क्रांतिकारी नेता की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से क्रांतिकारी नेताओं में आपके हो जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी नेता थे, सूर्यसेन जो है क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह जो है क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है क्रांतिकारी नेता नहीं थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी कि पूरे पृथ्वी का जो धरातल है उसका कितना प्रतिशत एरिया भारत के पास है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पूरे पृथ्वी के धरातल का 2.4% जो एरिया है यह भारत के पास है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो पूरे विश्व का जितना भी एरिया है उसका 2.4% किसके पास है? तो भारत के पास है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा वर्तमान में पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या के मामले में जो है भारत विश्व का पहले नंबर का देश बन गया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वर्तमान में भारत की हो गई है। चीन जो है दूसरे नंबर पे अब चला गया है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? यहाँ पे एरिया के बारे में बात हो रही है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा।
अन्य 6 देश कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका रूस का हो जाएगा, रूस पहले नंबर पे आता है। रूस के बाद आपका दूसरे नंबर पे कनाडा आ जाएगा। कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे आपका चीन आ जाएगा। चीन के बाद आपका अमेरिका आता है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। यानी कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। वही पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में भारत जो है पहले स्थान पे चला गया है, चीन को पछाड़कर अब चीन जो है दूसरे नंबर पे आ गया है। तथा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना आपको पता होना चाहिए? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर भी आप लगा लीजिएगा, वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4% है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। तो आप इसे याद देखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? यहाँ पे 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, इनमें से आपको सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पहचानना है। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा पौंडीचेरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पौंडीचेरी। आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी वो है अन्नाईमुड़ी है, जो कि केरल में मिलेगी। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप की बात हो रही है, आप इसे याद रखिएगा। तो अन्नाईमुड़ी यह जो आपको काम लगेगा, अन्नामलाई पर्वत की यह चोटी है, अन्नामलाई पर्वत पे यह अन्नाईमुड़ी चोटी मिलेगी, जो कि साउथ इंडिया की यानी कि दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, अन्नाईमुड़ी। तथा यह किस पर्वत पे है? तो अन्नामलाई पर्वत पे है। कहाँ पर? तो केरल में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, मणिपुर की झील इसमें से कौन सी है? लोकटक झील है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस लोकटक झील की खासियत क्या है? तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, जिसका नाम है केबुल लामजाओ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का, जो कि लोकटक झील में अवस्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा लोकटक झील जो है ये आपको मिलेगी मणिपुर में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है यह किस क्षेत्र को हम कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है यह हमारे कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन कौन सी संस्था करती है? तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? यानी कि तिलहनों के उत्पादन से रिलेटेड इसमें से कौन सी क्रांति है? तो आप याद रखिएगा, पीली क्रांति का जो संबंध है यह तिलहन के उत्पादन से है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से हो जाएगा, दूध उत्पादन से। इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले आप समय काल जान लीजिए कि 2012 से जो है 2017 तक यह चलने वाली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो एक जो सहकारी समिति होती है उसके गठन के लिए जो है न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था? तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो है पारित किया गया था। वहीं हमारा संविधान जो है प्रभाव में कब आता है? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूरी तरह से प्रभाव में आ जाता है। लेकिन इसको पारित कब कर दिया जाता है, किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान प्रभाव में कब आता है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभाव में आता है, जिस कारण से 26 जनवरी का जो दिन है हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1949 को और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 आप याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं 11 दिसंबर जो है 1946 को जब बैठक होती है, तो अस्थायी सदस्य के रूप में जो है आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये जो है नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी थे, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं आपकी जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है, तो दोबारा से जो अस्थायी सदस्य थे ये चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखना था। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कहाँ पर लागू है? सामान्य नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ पर लागू है? तो केरल में, गोवा में लागू, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44, इसी के अंतर्गत जो है यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को रखा गया। किसके अंतर्गत ये आता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो इसमें से भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों लोग जो हैं ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आपको सुझाव आंसर बताना है कि ये रामनाथ कोविंद जो है किस क्रम के, किस नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे। वहीं आपको बताना है कि जो पीएम मोदी हैं ये किस नंबर के जो हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? यहाँ पे अदिश राशि की आपको पहचान करनी है। तो इसमें से अदिश राशि कौन कौन सी हो जाएगी? तो कार्य जो है आपका यह अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अदिश राशियाँ हम किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ, ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, इनमें जो है केवल परिणाम होता है, परिणाम इनमें देखने को मिलता है, लेकिन जो है इनमें जो है दिशा नहीं होती है, दिशा का जो है इनमें अभाव आता है। तो ऐसी राशियाँ जीवन जिनमें जो है परिणाम जो है, परिमाण यहाँ पे होगा, परिणाम नहीं परिमाण। तो ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उन प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कार्य हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, शक्ति हो गया, ताप हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, ये सभी आपके अदिश राशियों के एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अदिश राशियों में क्या होता है? अदिश राशियों में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है?
इनमें से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का होना जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बंधे हुए रहते हैं नाभिक में, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा मर्मिकोलॉजी, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को जो है मर्मिकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हमारा था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।